मान लीजिए कोई एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी सफर पर है। चारों तरफ शानदार वादियां हैं, चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और ठंडी हवा चल रही है। हाँ, मतलब सुनने में ही कितना रिलैक्सिंग लग रहा है ना? रास्ता बहुत ही सुहाना है, लेकिन उस कार को चला रहे इंसान के चेहरे पर पसीना है। उसका पूरा ध्यान बाहर के नजारों पर है ही नहीं। अच्छा, तो उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान डैशबोर्ड पर लगी घड़ी और जीपीएस के उस लाल लाइन पर अटका हुआ है जो बता रही है कि मंजिल अभी कितनी दूर है। वो पूरे रास्ते बस एक ही बात से परेशान है कि डेस्टिनेशन कब आएगा, कितनी देर और लगेगी। मतलब उस इंसान का शरीर तो उन खूबसूरत वादियों में मौजूद है, लेकिन उसका दिमाग भविष्य में किसी ऐसी जगह पर अटका है जो अभी आई नहीं है। बिल्कुल, और मंजिल तक पहुंचने की ये बेचैनी उसे मानसिक रूप से टॉर्चर कर रही है। वो सफर का मजा लेने के बजाय अपने ही वर्तमान पल से नफरत करने लगा है। और सच कहूं तो यही स्थिति हम में से ज्यादातर लोगों की है। एकदम सही कहा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मुख्य मिशन इसी मानसिकता को डिकोड करना है। हमारे पास थॉमस टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड से जुड़े कुछ बहुत ही शानदार रिसर्च नोट्स और आर्टिकल्स हैं। हाँ, और आज हम इन सभी स्रोतों का गहराई से अध्ययन करेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे आधुनिक समाज ने हमारे दिमाग में नतीजों यानी प्रोडक्ट या गोल का एक जहरीला सॉफ्टवेयर डाल दिया है। मतलब हमेशा इसी धोखे में जीते हैं कि मैं तब खुश हो दूंगी जब मुझे वो चीज मिल जाएगी, है ना? बिल्कुल। और इस धोखे की जड़ को समझने के लिए हमें उस मानसिक गैप या फासले को देखना होगा जो हमारे दिमाग में पैदा होता है। गैप? थोड़ा और समझाइए, ये किस तरह का फासला है? देखिए, जब हमारा सारा ध्यान सिर्फ किसी बड़े लक्ष्य पर होता है तो दिमाग लगातार ये हिसाब लगाता है कि हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। अच्छा, मतलब करंट स्टेट और फ्यूचर गोल के बीच की दूरी। हाँ, और ये जो बीच का फासला है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक खतरे की घंटी की तरह काम करता है। जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग अधूरेपन को एक समस्या मानता है। तो क्या वो पैनिक करने लगता है? एकदम। उसे सुलझाने के लिए शरीर में कॉर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है। और जब तक वो लक्ष्य हासिल नहीं होता, दिमाग हमें ये महसूस कराता रहता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। बाप रे, ये तो एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। मतलब हम समाज के बनाए एक ऐसे मैट्रिक्स में जी रहे हैं जो हमें कभी सुकून से बैठने ही नहीं देता। बिल्कुल, हम खुद को ये सजा दे रहे होते हैं। लेकिन अगर डेस्टिनेशन या लक्ष्य सब कुछ नहीं है तो हमें अपनी वर्तमान स्थिति को कैसे देखना चाहिए? सफर की उसी एनालॉजी पर वापस लौटें तो क्या इंसान को ये भूल जाना चाहिए कि उसे जाना कहाँ है? नहीं, लक्ष्य को भूलना नहीं है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल सीखना है। अगर हम दुनिया के कुछ बेहद सफल एथलीट्स या विचारकों को देखें तो वो लक्ष्य को सिर्फ एक कंपास की तरह इस्तेमाल करते हैं। कंपास मतलब सिर्फ दिशा तय करने के लिए? हाँ, समुद्र में अगर कोई नाविक सिर्फ कंपास को ही घूरता रहे और लहरों पर ध्यान ना दे तो उसकी नाव डूबना तय है। एक बार दिशा तय हो गई तो ये एलीट लोग अपना 100% फोकस लक्ष्य से हटा लेते हैं। और वो फोकस डालते कहाँ हैं? वो अपना पूरा फोकस प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर डाल देते हैं, क्योंकि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, वो अनिश्चित है और अनिश्चितता डर पैदा करती है। बिल्कुल, भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है। लेकिन प्रक्रिया यानी इस एक पल में हम क्या कर रहे हैं वो हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। सुनने में ये थ्योरी बहुत तार्किक लगती है, लेकिन अगर हम इसे आज की तेज तरार दुनिया पर लागू करें तो मुझे एक बहुत बड़ी रुकावट नजर आती है। कैसी रुकावट? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बीमारी। मतलब हमें हर चीज तुरंत चाहिए, खाना एक क्लिक पर, एंटरटेनमेंट एक स्वाइप पर। इस जल्दबाजी ने हमारे अंदर से धीमी और दर्दनाक प्रैक्टिस सहने का धैर्य ही खत्म कर दिया है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस जल्दबाजी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम हर चीज को नतीजे के तराजू पर तोलने लगे हैं। हाँ, जो चीज तुरंत नतीजा नहीं देती हम उसे बेकार मान लेते हैं। इसी बात पर इन रिसर्च नोट्स में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर मेटाफर यानी फूल का उदाहरण दिया गया है जो इस नतीजे वाले नजरिए को पूरी तरह पलट देता है। फूल का उदाहरण वो क्या है? देखिए, एक बीज जब जमीन में जाता है फिर वो अंकुरित होता है, उसमें छोटी पत्तियां आती हैं, फिर एक कली बनती है और अंत में वो पूरा खिलता है। हाँ, ये तो एक पूरी प्राकृतिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। अब सोचिए, क्या हम कभी किसी कली को देखकर ये कहते हैं कि ये एक नाकामयाब या आधा अधूरा फूल है?
अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो उस कली की भी तारीफ करते हैं कि वो कितनी सुंदर है। वो अपने विकास के जिस भी स्तर पर है वो वहाँ 100% परफेक्ट होती है। और इंसान की सीखने की प्रक्रिया का भी यही विज्ञान है। जब कोई इंसान कोई नई स्किल सीख रहा होता है तो वो भी उस बीज या कली की तरह ही अपनी स्टेज पर बायोलॉजिकल रूप से बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब परफेक्शन कोई आखिरी पड़ाव नहीं है जहाँ हमें भविष्य में पहुँचना है। एकदम सही। परफेक्शन तो हर पल की प्रक्रिया में पूरी तरह मौजूद रहने का नाम है। ये विचार बहुत ही सुकून देने वाला है। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा चुनौती दूं, मतलब अगर हम नतीजों की परवाह ही ना करें तो कोई इंसान अपनी अहमियत या अपनी सेल्फ वर्थ कैसे महसूस करेगा? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब क्या ये खुद को झूठी तसल्ली देने वाली बात नहीं हो गई कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं अच्छा आउटपुट नहीं दे पा रही हूँ, कम से कम मैं कोशिश तो कर रही हूँ। देखिए, ये सवाल सीधा हमारे अहंकार और हमारी पहचान से जुड़ा है। हमें अपने आउटपुट यानी परिणाम से अपनी अहमियत को पूरी तरह अलग करना सीखना ही होगा। पर वो कैसे होगा? आउटपुट तो दुनिया देखती है। असल में आउटपुट है क्या? वो सिर्फ एक बाहरी डेटा है, एक स्क्रीन पर छपा हुआ नंबर या लोगों की तालियां। अगर हम अपनी अहमियत को इस बात से जोड़ देंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो बाहरी तारीफ हमारे लिए एक जहर बन जाएगी। हाँ, फिर तो हर छोटी गलती हमें ऐसा महसूस कराएगी जैसे हमारी पूरी शख्सियत पर ही सवाल उठ गया हो। बिल्कुल। अगले लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। ये एक ऐसा धोखा है जो इंसान को वर्तमान पल का अपमान करने पर मजबूर करता है। हकीकत यह है कि कोई अगला लेवल कभी शांति नहीं लाता। आपकी इस बात से मुझे वो स्थिति याद आ रही है जब मैं खुद कुछ नया सीखने या किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बस अब इस प्रक्रिया में डूब जाना है। और फिर क्या होता है? तभी मेरा दिमाग किसी जिद्दी बंदर की तरह इधर उधर भागने लगता है। मतलब एक पल में मैं सोच रही होती हूँ कि कल मीटिंग में क्या हुआ था और अगले ही पल मेरा दिमाग लंच में क्या खाएंगे पर पहुँच जाता है। हाँ, इसे ही मंकी माइंड कहा जाता है। तो इस भागते हुए दिमाग का आखिर इलाज क्या है? हम इसे काबू कैसे करें? इस मंकी माइंड को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ये कोई बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है, पर ये फोकस तो नहीं करने देता। ये असल में हमारे दिमाग का एक इवोल्यूशनरी गुण है। हजारों साल पहले जंगलों में इंसान के जिंदा रहने के लिए दिमाग का हर वक्त चौकन्ना रहना जरूरी था। कहीं कोई खड़खड़ाहट तो नहीं हुई, कोई शेर तो नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये सर्वाइवल का एक तरीका था। बिल्कुल। आज हमारे आसपास शेर नहीं है तो दिमाग भविष्य की चिंताओं या अतीत की बातों में उस खतरे को तलाशता है। अक्सर होता है ना कि हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं और 3 पन्ने पढ़ने के बाद अचानक एहसास होता है कि ध्यान तो कहीं और ही था। अरे हाँ, और उस वक्त खुद पे बहुत तेज गुस्सा आता है कि यार मैं इतना सा फोकस भी नहीं कर पा रही। और यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे इस बंदर पर यानी अपने दिमाग पर गुस्सा करते हैं, लेकिन एक माहिर प्रैक्टिशनर इस भटकने को बहुत सामान्य मानता है। मतलब वो गुस्सा नहीं करता? नहीं, वह बिना किसी भावना, बिना किसी खींच के बस अपने ध्यान को वापस वर्तमान काम पर ले आता है। स्टर्नर ने इसे इक्वानिमिटी यानी भावनाओं से पूर्ण अलगाव कहा है। भावनाओं से अलगाव, ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। इसीलिए उन्होंने इसे अभ्यास में लाने के लिए एक बहुत ही अचूक इमोशनलेस हैक दिया है, जिसे DOC एल्गोरिथम कहते हैं। DOC एल्गोरिथम? ये किसी मेडिकल टर्म जैसा लग रहा है। नहीं, ये किसी भी स्किल को मास्टर करने का एक रोबोटिक तरीका है। DOC का मतलब है डू, ऑब्जर्व और करेक्ट। अच्छा, डू मतलब करना, ऑब्जर्व मतलब देखना और करेक्ट मतलब सुधारना। बिल्कुल। अगर मैं इसे सही समझ पा रही हूँ तो डू का मतलब है बिना ये सोचे कि नतीजा क्या होगा, बस काम में हाथ डालना। हाँ, एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई फिजिकल एक्शन लेते हैं तभी दिमाग को बाहरी दुनिया से डेटा मिलता है। यहाँ कोई भी परफेक्शन की शर्त नहीं है। ठीक है, मैंने काम शुरू कर दिया। फिर इसके बाद आता है इस लूप का सबसे अहम और शायद सबसे खतरनाक कदम, ऑब्जर्व यानी देखना। इसे समझने के लिए मुझे उन नोट्स में दी गई कार के GPS वाली एनालॉजी बहुत सटीक लगती है। हाँ, वो GPS वाला उदाहरण बेहतरीन है। मतलब जब हम ड्राइविंग करते हुए कोई गलत मोड़ ले लेते हैं तो GPS हम पे चिल्लाता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि अरे तुम कितने बेवकूफ ड्राइवर हो, तुमने फिर से वही गलती कर दी। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से बिना जज किए सिर्फ एक फैक्ट बताता है, रीराउटिंग यानी नया रास्ता तय किया जा रहा है। तो मतलब हमें अपना खुद का GPS बनना है। एकदम सही। ये ऑब्जर्वेशन और जजमेंट के बीच का एक बहुत बड़ा युद्ध है। जब हम कोई गलती करते हैं और सोचते हैं कि मैं इस काम में बहुत बुरा हूं,
तो ये एक सब्जेक्टिव जजमेंट है। और ये जजमेंट सीधे हमारे अहंकार पर वार करता है, हमारी भावनाएं भड़काता है। हाँ, लेकिन जब हम सोचते हैं कि मेरे हाथ का एंगल आधा इंच गलत पड़ रहा है, तो ये एक फैक्ट आधारित ऑब्जर्वेशन है। इसमें कोई भावना नहीं है, ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। और यही डेटा पॉइंट हमें DOC के तीसरे कदम पर ले जाता है, करेक्ट यानी सुधारना। बिल्कुल। मतलब जब हमारे पास फैक्ट आ गया कि हाथ का एंगल आधा इंच गलत है, तो हम बिना किसी ड्रामे या आत्मग्लानि के उस एंगल को बदलते हैं और वापस डू यानी पहले कदम पर चले जाते हैं। सही पकड़े हैं। और जब ये DOC लूप लगातार चलता रहता है तो तनाव और अहंकार को अंदर आने की जगह ही नहीं मिलती। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। पूछे। जब सामने कोई ऐसा काम हो जो किसी विशाल पहाड़ जैसा लगे, जिससे घबराहट हावी हो रही हो, तब इस लूप को शुरू कैसे किया जाए? जैसे कोई नई भाषा सीखना हो या कोई पूरी किताब लिखनी हो। लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि उसे देखकर ही पसीने छूटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में दिमाग का डर वाला हिस्सा, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो हावी हो जाता है और हम लकवाग्रस्त सा महसूस करते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। इस मानसिक लकवे को तोड़ने के लिए ही 4S का टैक्टिकल प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। 4S ये क्या है? जब पहाड़ सामने हो तो उसे इन 4 हथियारों से काटना होता है: सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। अच्छा, 4S। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाई। हाँ। एक बड़े काम के इर्द गिर्द बहुत सारा शोर होता है। फोकस को इतना संकरा कर लेना चाहिए कि बाकी सारे वेरिएबल्स और डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कट जाएं। चीजों को आसान बनाना है, लेकिन सिर्फ काम को आसान बनाने से बात नहीं बनती ना, क्योंकि काम का आकार तो अभी भी बड़ा है। इसलिए मुझे लगता है हमें इसे स्मॉल करना पड़ता है। बिल्कुल, यही दूसरा S है। अगर पूरी किताब लिखनी है तो उस बारे में सोचने से ये एमिगडाला डर का सिग्नल भेजेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद को यह धोखा देना होता है कि मुझे सिर्फ अगले 2 पैराग्राफ लिखने हैं, बस। जब लक्ष्य इतना छोटा होता है, एक माइक्रो टारगेट की तरह, तो दिमाग का वो डर वाला अलार्म बजता ही नहीं है और हम काम शुरू कर पाते हैं। ये बहुत चालाकी भरा तरीका है। और एक बार काम शुरू हो गया तो तीसरी चुनौती आती है थकान की। और यही आता है तीसरा S, शॉर्ट, यानी छोटे वक्त के लिए काम करना। इसे हम टाइम बॉक्सिंग भी कह सकते हैं। मतलब एक ही बार में घंटों तक काम नहीं करना? नहीं, इंसान का दिमाग लगातार कई घंटों तक 100% इंटेंस फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने से दिमाग में मौजूद ग्लूकोज तेजी से जलता है। इसलिए 5 घंटे लगातार काम करने का भ्रम पालने के बजाय 20 या 30 मिनट का एक शॉर्ट सेशन रखना कहीं ज्यादा असरदार है। ये सब तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जो चौथा S है, स्लो यानी धीमा काम करना, यहाँ मुझे थोड़ी घबराहट महसूस होती है। घबराहट क्यों? देखिए, आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, हर दिन नई तकनीक आ रही है और दफ्तरों में डेडलाइन सर पर होती हैं। हाँ, दुनिया तो तेज भाग रही है। ऐसी तेज भागती दुनिया में अगर हम जानबूझकर अपने काम को स्लो कर लें, तो क्या हम इस रेस में सबसे पीछे नहीं छूट जाएंगे? ये डर बहुत आम है, लेकिन इसे मनोविज्ञान में रफ्तार का भ्रम या पैराडॉक्स ऑफ स्पीड कहा जाता है। इससे एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। कीबोर्ड पर टाइपिंग करना। टाइपिंग। हाँ, जब हम जानबूझकर बहुत तेजी से टाइप करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? गलतियां होती हैं। हम गलत बटन दबाते हैं, फिर बैकस्पेस दबाकर उसे मिटाते हैं, फिर सही शब्द लिखते हैं। बिल्कुल, और इन गलतियों को सुधारने में इतना वक्त बर्बाद हो जाता है कि कुल स्पीड बहुत कम हो जाती है। ये तो रोज का ही अनुभव है। और अगर मैं न्यूरो साइंस के नजरिए से सोचूं, तो जल्दबाजी में हम अपने न्यूरॉन्स और मांसपेशियों को गलत तरीके से काम करने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। जब हम काम को स्लो यानी धीमा करते हैं तो हम बहुत सटीक होते हैं। जब हम बिना गलती के धीमे धीमे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ नाम की एक परत मोटी होने लगती है। और ये परत क्या करती है? ये परत भविष्य में उस काम की स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है। इसीलिए सेनाओं में एक बहुत मशहूर कहावत है, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज मैथमेटिकली फास्ट। अरे वाह! मतलब धीमेपन से जो सटीकता आती है, वही अंत में असली रफ्तार बन जाती है। बिल्कुल, लेकिन धीमेपन और इस सारे अनुशासन के बीच एक ऐसा दुश्मन है जो अच्छे को हरा देता है। कौन सा दुश्मन? बोरियत।
इंसान का दिमाग बहुत जल्दी बोर होने लगता है। हाँ, और हम तुरंत फोन उठा लेते हैं। लेकिन बोरियत कोई बीमारी नहीं है जिसे फोन उठाकर दूर किया जाए। जीव विज्ञान में बोरियत हमारे सिस्टम का एक टेस्ट है। टेस्ट? कैसा टेस्ट? जब हम कोई धीमा काम करते हैं तो दिमाग डोपामाइन की कमी महसूस करता है और हमें उस काम से भागने का सिग्नल देता है। लेकिन जो इंसान इस बोरियत को पार कर लेता है, इसके साथ चुपचाप बैठना सीख लेता है, वो सीधे फ्लो स्टेट की जादुई दुनिया में प्रवेश कर जाता है। फ्लो स्टेट? मतलब जहां इंसान अपने काम में इस कदर डूब जाता है कि उसे वक्त गुजरने का, अपनी भूख या प्यास का कोई होश ही नहीं रहता। बिल्कुल, ये दिमागी फोकस की सबसे ऊंची अवस्था है। लेकिन मुझे लगता है इस फ्लो स्टेट का भी एक बहुत बड़ा हत्यारा आज के दौर में मौजूद है। हाँ। जिसे हम बड़े शान से मल्टीटास्किंग कहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मल्टीटास्किंग शायद प्रोडक्टिविटी की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इसे एक तरह का मानसिक कैंसर भी कहा जा सकता है। कैंसर? ये तो बहुत बड़ा शब्द है। क्योंकि विज्ञान साबित कर चुका है कि हमारा दिमाग एक साथ दो काम कर ही नहीं सकता। जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो असल में दिमाग एक काम से दूसरे काम के बीच बहुत तेजी से स्विच कर रहा होता है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। मतलब जब मैं अपनी एक्सेल शीट से हटकर अचानक व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ती हूँ, तो दिमाग को एक्सेल के नियम हटाकर मैसेज पढ़ने के नियम लोड करने पड़ते हैं। बिल्कुल, और इस पूरी प्रक्रिया में दिमाग की भारी ऊर्जा खर्च होती है। रिसर्च बताती है कि इस तरह के स्विचिंग में हमारी लगभग 40% मानसिक ऊर्जा यूं ही बर्बाद हो जाती है। बाप रे, 40%? इंसान थक जाता है और उसे लगता है उसने बहुत काम किया, जबकि आउटपुट शून्य होता है। सुपर ह्यूमन आउटपुट सिर्फ सिंगल टास्किंग और 100% काम में डूबे रहने से आता है। इस पूरी चर्चा में एक और चीज जो बार बार उभर कर आती है, वो है रेपिटेशन, यानी दोहराव की ताकत। हाँ, रेपिटेशन ही असली चाबी है। लोग अक्सर नेचुरल टैलेंट की दुहाई देते हैं कि कोई पैदाइशी ही किसी काम में माहिर होता है। देखिए, नेचुरल टैलेंट एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसे दुनिया ने मान लिया है। जिसे हम जादू या टैलेंट कहते हैं, उसके पीछे हजारों घंटों की खामोश, क्रूर और बोरिंग प्रैक्टिस छुपी होती है। मतलब बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और इस प्रैक्टिस के लिए इंसान को हमेशा एक शोषण यानी नौसिखिए दिमाग की जरूरत होती है। शोषण मतलब एक बिगिनर्स माइंडसेट। हाँ, जिस दिन इंसान ने खुद को एक्सपर्ट मान लिया, उसी दिन उसका सीखना बंद हो जाता है। निरंतरता हमेशा इंटेंसिटी को हरा देती है। एक दिन जोश में आकर 10 घंटे काम करने से कुछ नहीं होता। रोज 30 मिनट का डीओसी लूप न्यूरॉन्स में एक पक्का हाईवे बना देता है। ब्रूस ली की वो मशहूर बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसे 10,000 किक्स आती हैं। मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। क्या बात है, एकदम सही उदाहरण। और ब्रूस ली के इस फलसफे में एक और गहराई है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। अच्छा, वो क्या? जब हम किसी काम में संघर्ष कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमें और ज्यादा जोर लगाना चाहिए, लेकिन हकीकत में ज्यादा जोर लगाने से हमारी मांसपेशियों में तनाव पैदा होता है। मतलब हम खुद को ही रोक रहे होते हैं। हाँ, ब्रूस ली जानते थे कि सबसे ताकतवर मुक्का मारने के लिए मांसपेशियों को रिलैक्स रखना पड़ता है ताकि ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बह सके। मानसिक प्रैक्टिस का भी यही नियम है। ज्यादा जोर लगाने से सिर्फ ऊर्जा बर्बाद होती है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। लेकिन अगर ताकत लगाने से काम नहीं होता, तो फिर हमारी उन अनचाही बुरी आदतों का क्या जिन्हें हम बिना सोचे बस करते जाते हैं? जैसे स्ट्रेस होते नाखून चबाना या फोन स्क्रॉल करना। हम उस बुरी आदत को भी तो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसे कैसे रोका जाए? बुरी आदतों को ताकत या विल पावर से नहीं हराया जा सकता। हर बुरी आदत का एक ट्रिगर होता है, जैसे बोरियत या तनाव। हमें आदत से लड़ने के बजाय उस ट्रिगर को अवेयरनेस यानी पूरे होश के साथ सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। मतलब सिर्फ देखना है, लड़ना नहीं है। बिल्कुल। जब हम होश में रहकर उस ट्रिगर को महसूस करते हैं तो उस ऑटोमेटिक लूप की ताकत अपने आप टूट जाती है। हमें दुनिया को इम्प्रेस करने वाले एक परफॉर्मर के चोले से बाहर निकलना होगा। और क्या बनना होगा? अपनी खुद की जिंदगी की प्रैक्टिस करने वाला एक प्रैक्टिशनर बनना होगा। परफॉर्मर से प्रैक्टिशनर तक का ये सफर सच में बहुत कुछ बदल देता है। इस पूरी विस्तृत चर्चा और स्रोतों को समेटते हुए अगर हम लेखक थॉमस टर्नर की जिंदगी को देखें तो वो खुद एक पियानो ट्यूनर थे। हाँ, और उनका वो नजरिया इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। बिल्कुल। उनका मानना था कि हमारा दिमाग भी एक पियानो की तरह है। कोई भी पियानो एक बार में हमेशा के लिए ट्यून नहीं हो जाता। मौसम बदलता है, लकड़ी सिकुड़ती है, तार ढीले होते हैं और उसे बार बार ट्यून करना पड़ता है।
मतलब प्रैक्टिस एक लाइफ लॉन्ग काम है। हाँ, प्रैक्टिस कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी कोई फिनिश लाइन हो या जो कभी खत्म हो जाए। ये एक इकोसिस्टम है। ये बाहरी दुनिया के तूफानों और एंजाइटी के खिलाफ हमारी मानसिक ढाल है। यानी वो इंसान जो लगातार भविष्य की चिंता में भागता है और अतीत के पछतावे में जीता है, वो कभी मास्टर नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं। असली इटर्नल मास्टर वो है जो पास्ट और फ्यूचर के इस टाइम ट्रैवल का मर्डर करके सिर्फ वर्तमान के इस एक माइक्रो सेकंड में पूरी तरह से जीता है। वो ये समझ चुका है कि प्रक्रिया ही असली परिणाम है। और जब प्रक्रिया ही परिणाम बन जाती है तो जिंदगी के हर छोटे बड़े काम में एक अलग तरह की शांति मिलने लगती है। इसी बात से जुड़ा एक अंतिम विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी, जिस पर शायद हम सबको थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बताइए। कल्पना कीजिए, अगर हम अपनी जिंदगी के सबसे उबाऊ और आम कामों को, जैसे सिंक में पड़े बर्तन धोना, घर का कबाड़ साफ करना या ट्रैफिक में लंबा इंतजार करना, एक बोझ की तरह न देखकर उससे एक प्रैक्टिस सेशन और डीओसी लूप की तरह देखने लगें। ये नजरिया तो सब कुछ बदल देगा, है ना? सोचिए, अगर हम बर्तन धोते वक्त सिर्फ पानी के तापमान को अपनी त्वचा पर महसूस करें या ट्रैफिक में फंसने पर बिना किसी चिड़चिड़ाहट के अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। मतलब वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहें। एकदम। अगर हम घर का कबाड़ साफ करने जैसी साधारण और बोरिंग चीज में भी अपने दिमाग को वर्तमान में बांधने का सुकून ढूंढ लें, तो क्या इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चुनौती बचेगी जो हमारी मानसिक शांति को तोड़ सके? मुझे नहीं लगता कि फिर कोई भी चीज हमें अंदर से हिला सकेगी। और इसी शक्तिशाली सवाल के साथ हम आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।